Good evening to all my dear students. Today we are going to discuss next 10 questions from question number 51 to 60 on your own channel, and I hope you will like all these questions. Today's first question is question number 51 is एक विद्युत संचरण लाइन में धारा उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है जो धारा प्रवाहित हो रही है उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को नगण्य मान लिया जाए तो विद्युत लाइन के ऊपर, मतलब जो ये तार है, इस तार के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें करना है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपके लिए एक डायग्राम बनाया मैंने जिसमें अंगूठे के दाएं हाथ के नियम को बताया गया है। देखिए ध्यान से इसको। क्वेश्चन कह रहा है जो धारा प्रवाहित हो रही है वो आपकी हो रही है नॉर्थ की ओर। तो मान लीजिए मेरी धारा प्रवाहित हो रही है नॉर्थ की ओर, ये साउथ और ये रहा नॉर्थ। तो दाएं हाथ का अंगूठे का नियम क्या है? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहता है कि हमें जो चालक को अपने हाथ में इस प्रकार पकड़ना है कि जो हमारा अंगूठा रहे वो धारा की दिशा में रहे। तो मैंने ये देखिए हाथ से इसको दिखाया गया है। अंगूठा किसकी दिशा में है? अंगूठा है आपका विद्युत धारा की दिशा में। तो जिधर आपके हाथ की उंगलियां मुड़ रही है वो किसकी दिशा होगी? वो होगी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा। और वो देखिए किसकी ओर है? वो है पूर्व की ओर। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसके अंदर आपको ऑप्शन दिया पूर्व की ओर। क्वेश्चन का आंसर हो गया ए ऑप्शन। गोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मध्य कलांतर क्या होगा? कलांतर आपको ज्ञात करना है किन किन दोनों राशियों के मध्य? प्रेरित ईएमएफ के मध्य और चुंबकीय फ्लक्स के मध्य कितना कलांतर होता है, ये ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या चाहिए? कलांतर और प्रेरित ईएमएफ वाला ये क्वेश्चन है, तो उसको करना है हमें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से। कल भी आपको एक क्वेश्चन के अंदर मैंने करवाया था ये। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या होता है? E = -n dϕ/dt। अब इसके अंदर देखो क्या करना है। इसके अंदर मेरे को इन्हीं दो राशियों के अंदर कलांतर ज्ञात करना है। कौन कौन सी? एक तो उत्पन्न ईएमएफ E और एक फ्लक्स φ। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स होता है φ = nb.a। φb = nba b.a। b.a होता है आपके पास ba cos थीटा। n यहाँ पे है फेरों की संख्या, जितने उसमें ज्यादा फेरे होंगे उतना उसमें ईएमएफ ज्यादा उत्पन्न होगा। तो ओमेगा टी मैंने इसको कर लिया। ओमेगा टी क्या है? क्योंकि कुंडली का बार बार जो होगा, ये मान लो नॉर्थ और साउथ इसमें ध्रुव है, इसके अंदर जो कुंडली है बार बार मेरी रोटेट होगी, तो उसकी कोई ना कोई कोणीय आवृत्ति होगी ना, तो इसको मैंने लिख लिया ओमेगा टी। अब देखिए समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई कुंडली का जो ईएमएफ आता है वो कितना आता है? यहाँ पे केवल मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। E आपको ये याद रखना है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखिए NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये है उत्पन्न ईएमएफ। आपको इन्हीं दो के मध्य क्या ज्ञात करना है? कलांतर ज्ञात करना है। तो कलांतर ज्ञात करना है तो देखो ध्यान से, यहाँ पे तो है cos ओमेगा टी, यहाँ पे है sin ओमेगा टी। तो आपको पता है जहाँ पे cos मैक्सिमम होता है वहाँ पे sin न्यूनतम होता है। cos मैक्सिमम कितने पर होता है? cos होता है 0 पर, अधिकतम 1 होता है। और sin 0 पर कितना होता है? sin 0 पर 0 होता है। इसी प्रकार जो sin अधिकतम किस पर होता है? sin अधिकतम होता है 90 पर, मतलब π/2 पर। और cos π/2 पर कितना होता है? cos π/2 जो होता है वो होता है 0। cos π/2 कितना होता है? 0। तो आपको इसमें दोनों में कलांतर कितना होगा? फिर कलांतर होगा π/2। जहाँ पे cos अधिकतम होगा वहाँ पे sin न्यूनतम होगा, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि जहाँ पे sin अधिकतम होगा वहाँ पे cos न्यूनतम होगा। तो π/2 का कलांतर होना चाहिए। π/2 का कलांतर आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 53।
यदि 2 गुणा 10 की घात -3 हेनरी स्वप्रेरण गुणांक वाली कुंडली में धारा 0.1 सेकंड में एक समान रूप से 1 एम्पीयर तक बढ़ती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण क्या? इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है स्वप्रेरण गुणांक से। आप एक इसमें लास्ट में एक फॉर्मूला निकलेगा डायरेक्ट, वो भी आप रख सकते हो, नहीं तो आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पूरा ड्राइव करा के बताया है। तो स्वप्रेरण गुणांक किसके बराबर होता है? स्वप्रेरण गुणांक से होता है phi बराबर Li के बराबर। इसका मैंने t के सापेक्ष डेरिवेटिव किया, तो मेरे पास में आंसर आया d phi बटा dt इज इक्वल टू L di बटा dt। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम हमें क्या कहता है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहता है E इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ d phi बटा dt। तो जो ये फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, इसके अंदर जो d phi बटा dt का मान मेरे पास ऊपर से आए क्वेश्चन नंबर 1 से, वो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। देखो ये मान, एक सेकेंड, ये मान इस समीकरण के अंदर पुट किया तो मेरे पास में ये समीकरण बन गई। E इज इक्वल टू माइनस ऑफ L डी आई बटा डी टी, डी फाइव बटा डी टी की जगह मैंने ये मान रख दिया। तो ये आप डायरेक्ट चाहो तो याद भी रख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या दिया गया है? L का मान आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। L है 2 × 10⁻³ हेनरी। धारा परिवर्तन जो डी आई है उसको मैंने डेल्टा आई भी लिख सकता हूँ, क्योंकि डेल्टा डेरिवेटिव होता है। तो 1 एम्पीयर है, और समय परिवर्तन भी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 0.1 सेकेंड है। तो ये मैंने ये सारा मान इस समीकरण के अंदर रखा और इसको किया सॉल्व। इसको सॉल्व किया तो ये कितना आया? 0.02 वोल्ट आया। तो 0.02 वोल्ट आपका सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा की कला वोल्टता की कला से π/2 कोण पीछे रहती है। जब परिपथ में क्या लगा होना चाहिए? केवल प्रतिरोध होना चाहिए, केवल प्रेरकत्व होना चाहिए, या धारिता होनी चाहिए केवल, या धारिता अथवा प्रतिरोध दोनों होने चाहिए? ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर है केवल प्रेरकत्व होना चाहिए। आपको याद क्या रखना है? याद रखने के लिए आप टेबल देखो ध्यान से, ये वाला। प्रतिरोध में क्या होता है? प्रतिरोध में जो धारा व वोल्टता होते हैं दोनों समान कला में होते हैं। धारा व वोल्टता प्रतिरोध में क्या होते हैं? दोनों समान कला में होते हैं। मतलब दोनों में कलांतर कितना होता है? 0 होता है। प्रेरकत्व के अंदर क्या होता है? प्रेरकत्व के अंदर जो धारा है वो वोल्टता से π/2 के कला संबंध से पीछे रहती है। धारा जो है वोल्टता से π/2 के कला संबंध से पीछे रहती है प्रेरकत्व में। और संधारित्र में जो धारा है वोल्टता से π/2 के कला संबंध से आगे रहती है। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा की कला वोल्टता की कला से π/2 कोण से पीछे रहती है। π/2 के कोण से पीछे रहती है, मतलब ये हो गया ऑप्शन। धारा वोल्टता से π/2 के कला संबंध से पीछे रहती है, मतलब प्रेरकत्व है। तो प्रेरकत्व आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है? प्रेरकत्व आपका ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी, ये आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल ओमेगा का मात्रक क्या होता है? अब इसमें नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ओम, महो, वोल्ट अथवा एम्पियर। एल ओमेगा होता क्या है? प्रेरणिक घात होता है। प्रेरणिक घात क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब हम किसी प्रेरकत्व को उपयोग करते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है जो उसके अवरोध उत्पन्न करता है धारा के प्रवाह में। तो उसको हम कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। जो संधारित्र का जो प्रतिघात होता है उसको बोलते हैं धारितीय प्रतिघात। तो अवरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ओम, क्योंकि XL बराबर होता है L ओमेगा या ओमेगा L, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, रूट LC का मात्रक निम्न में से कौन सा है? हर्ट्ज है, हेनरी है, फेरेड है या ओम है? अनुनाद की स्थिति में देखिए क्या होता है। अनुनाद की स्थिति में संधारित्र का जो प्रतिघात है वो प्रेरकत्व के प्रतिघात के बराबर होता है, मतलब कि XC बराबर होता है XL के। ठीक है, तो XC किसके बराबर होता है? XC बराबर होता है ओमेगा नॉट C।
इज इक्वल टू एक्स एल होता है ओमेगा नॉट एल। तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अनुनाद की स्थिति होती है एक विशेष आवृत्ति के ऊपर। जो मैंने ओमेगा नॉट लिखा वो एक विशेष आवृत्ति है, हर आवृत्ति पर नहीं होगा, एक पर्टिकुलर आवृत्ति ऐसी होगी जिसके ऊपर ये दोनों जो प्रतीघात है ना बराबर हो जाएंगे, उसे बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट बराबर होता है 2 पाई एफ नॉट, एफ है फ्रीक्वेंसी। तो ये जो मान मैंने इस समीकरण के अंदर रखा, ये मान इस समीकरण के अंदर रखा, तो मेरे पास बना 1/2 पाई एफ नॉट सी इज इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट एल। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास में ये है, क्योंकि एफ नॉट है ना, ये एफ नॉट इधर आकर एफ नॉट का स्क्वायर बन जाएगा, बाद में उसका रूट ले लेंगे तो मेरे पास ये बन जाएगा 1/2 पाई रूट एल सी इज इक्वल टू एफ नॉट। अब देखिए एफ नॉट है आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है प्रति एकांक समय में होने वाले कंपनों की संख्या, मतलब 1/सेकंड। एफ नॉट हो गया 1/सेकंड। तो एल सी का मान क्या है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। एल सी का जो मात्रक है वो सेकंड आया। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में सेकंड आपको नहीं दिया, इसका मतलब ये ऑप्शन है गलत दिए गए हैं यहाँ, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लेना। आपको मेथड पता होना चाहिए, आपको मेथड से सॉल्व करना है, तो उससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। शुद्ध प्रेरकत्व या धारिता का शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। शुद्ध प्रेरकत्व या जो है धारिता का शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की जो औसत शक्ति होती है वो होती है पी एवरेज, एवी का मतलब औसत है, वो बराबर होता है VRMS IRMS गुणा cos फाई, जहां पे जो cos फाई है उसको हम कहते हैं शक्ति गुणांक। तो इसमें आपको कला संबंध याद होना चाहिए, जो फाई है वो कला संबंध है। तो ये थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया हमने कि प्रतिरोध में क्या होते हैं, धारा और वोल्टता समान कला में, मतलब कलांतर 0। प्रेरकत्व में क्या होता है, प्रेरकत्व में जो धारा होती है वो π/2 के कला संबंध से पीछे होती है, जबकि संधारित्र में जो धारा होती है वो π/2 कला संबंध से आगे होती है वोल्टता से। तो इसका मतलब ये हो गया कि संधारित्र व प्रेरकत्व के लिए जो कला संबंध होता है या तो प्लस π/2 या माइनस π/2 होता है, मतलब प्लस माइनस π/2 होता है। तो cos का मान आप π/2 रखोगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। cos 90 0 होता है। तो इनके लिए जो शक्ति क्षय होता है या शक्ति गुणांक होता है वो कितना होता है, जब किसी परिपथ के अंदर शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो या शुद्ध संधारित्र लगा हो तो उसमें जो शक्ति गुणांक होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा आपको दे रखी है I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी माइनस π/2 प्रत्यावर्ती परिपथ में परिवाहित हो रही है, और यदि प्रत्यावर्ती वोल्टता V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी दे रखी है, वोल्टता आपको दे रखी है V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, तो व्यय होने वाली शक्ति ज्ञात करनी है। सेम ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, प्रत्यावर्ती परिपथ की औसत शक्ति कितनी होती है, PV इज इक्वल टू होता है VRMS गुणा IRMS गुणा cos फाई। तो यहाँ पे आप देखो ये जो आपको दिया गया है ये क्वेश्चन, ये आपको दे रखी है धारा और ये दे रखी है वोल्टता, जो यहाँ पे ये है कला संबंध है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, इन दोनों का आप घटाव करोगे ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगी ना। तो आपके पास मतलब कि ये है, ये इन दोनों में देख लो आप, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी और वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस π/2, तो ये कट जाएगा ना, तो केवल क्या बचा बचा आपके पास π/2। तो कला संबंध क्योंकि π/2 है तो cos π/2 कितना होता है, cos π/2 0 होता है, तो शक्ति वह 0 होगा। ये आपको क्वेश्चन देखने में थोड़ा लग रहा है मुश्किल, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, छोटा सा है, 0 होगा। 100% दक्षता वाले ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में प्रवाहित हो रही धारा का जो अनुपात है वो 1:4 है। तो प्राथमिक द्वितीयक कुंडलियों की वोल्टता का अनुपात क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। नीचे आपको ऑप्शन चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन। यदि कोई आदर्श ट्रांसफार्मर है जिसकी दक्षता 100% है
मतलब एफिशिएंसी 100% है, तो उसमें क्या होगा, निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति दोनों बराबर होंगे। तो हमारे पास दक्षता का फॉर्मूला ये है, ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति होता है। तो निर्गत शक्ति किसके बराबर होती है, निर्गत शक्ति बराबर होता है ES गुणा IS। ES है जो द्वितीय कुंडली है उसमें उत्पन्न EMF और IS है उसमें प्रवाहित धारा। इसी प्रकार EP गुणा IP हो गया आपका निवेशी शक्ति। तो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है जो दक्षता है ईटा है जो वो है 100%, मतलब 100 बटा 100। तो ES बटा EP आपको मान याद करना है, IS बटा IP का मान उसने दिया हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन देखो, प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में प्रवाहित हो रही धारा का अनुपात 1:4 है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, प्राथमिक व द्वितीयक में प्रवाहित हो रही धारा का अनुपात 1:4 है। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे IS बटा IP हो गया मेरे पास 4/1, क्योंकि ये हो गई द्वितीयक और ये हो गई प्राथमिक, तो 4/1। तो इसमें क्या हुआ, ये 100 से 100 कट गया, ES बटा EP आपके पास बराबर में हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको सॉल्व कर लिया, 1/4। ES बटा EP आपका हो गया 1/4। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, अब क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों का अनुपात का भी एक संबंध है। EP बटा ES जो होता है वो होता है NP बटा NS। अब ये क्या है, ये है प्राथमिक जो कुंडली है उनके जो अंदर उत्पन्न जो EMF होता है वो उनकी संख्या के बराबर होता है प्राथमिक कुंडलियों की। इसी प्रकार जो द्वितीय कुंडली से संबंधित जो EMF होता है वो होता है द्वितीय कुंडली से संबंधित उनकी संख्याओं के बराबर। तो ये इन दोनों का अनुपात हो गया EP बटा ES बराबर NP बटा NS। तो आपको देखिए ध्यान से, समीकरण 1 के अंदर EP बटा ES और यहाँ पे मैंने निकाला था ES बटा EP, मतलब इसको उल्टा करूंगा तो ये हो गया 4/1। तो NP बटा NS आपके पास क्या आ गया, 4:1 आ गया आपके पास, 4:1। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज +6D शक्ति वाला एक उत्तल लेंस -4D शक्ति वाले एक अवतल लेंस के संपर्क में रखते हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति क्या होगी। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें यूज करना है लेंसों के संयोजन की प्रॉपर्टी। लेंसों के जो संयुक्त संयोजन करते हैं तो उनकी जो प्रभावी जो शक्ति आती है वो सभी का योग आता है, सभी का बीजगणितीय योग। तो मैंने यहाँ पे बीजगणितीय योग कर लिया। एक मेरे को दिया है +6D और एक दिया मेरे को -4D, तो 6 - 4 हो गया मेरे पास प्रभावी शक्ति दोनों के संयोजन से आ गई +2D। अब जिसका प्लस में होता है पावर वो कौन सा लेंस होता है, वो होता है उत्तल लेंस। और वैसे भी आपको क्वेश्चन के अंदर भी दिया गया है, क्या दिया क्वेश्चन में देखो, +6D शक्ति वाला जो लेंस है वो उत्तल लेंस है। तो प्रभावी आपके पास रिजल्ट प्लस में ही आया है ना, तो ये आपके पास में हो गया उत्तल लेंस। अब ज्ञात करना आपको साथ में फोकस दूरी भी। फोकस दूरी के लिए क्या होता है, P व F में संबंध होता है। जो पावर होती है, जो लेंस की शक्ति होती है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास में हो गया F का मान मेरे को निकालना है। F बराबर हो गया 1/P। तो P मेरे पास क्योंकि मैंने ऊपर निकाल लिया 2, तो F बराबर हुआ 1/2। तो F आ गया मेरे पास 0.5 मीटर। तो आंसर जो आपको दिया है उत्तल लेंस दिया है और 0.5 का मतलब मीटर का मतलब 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार आपके 60 क्वेश्चन पूरे हो गए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आए होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ समझ में आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये PDF फाइल जो है आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका वीडियो देखा आपने पूरा, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।